आ गए। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हमारी जो राज्य दर्शन सीरीज है उसका चल रहा है छठा दिन। ठीक है, ये है हमारा 6th डे। और आज हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र को। ठीक है, तो कैसा है? हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैप को देखना। मैंने सुंदर सा मैप बना लिया यहाँ पे, और देखो समझते हैं। ये है महाराष्ट्र का मैप, आप आउटलाइन देख सकते हो। ठीक, सबसे ऊपर में है एमपी। ठीक है, उत्तर में एमपी, उत्तर पश्चिम में है इसके गुजरात, पूरब में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूरब में तेलंगाना, और दक्षिण में कर्नाटका, और एक और स्टेट है दक्षिण में गोवा। बहुत छोटी सी सीमा लगती है गोवा से। तो गोवा है ही कितना बड़ा जो बहुत बड़ी सीमा लगेगी? छोटी सीमा ही लगेगी, छोटा है वो खुद है। ठीक है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। और इस तरफ कौन है? वेस्ट के तरफ, पश्चिम के तरफ महाराष्ट्र के अरब सागर। ठीक है, अरब सागर ध्यान रखना। अब थोड़ी बहुत और जानकारी लें इस मैप से, क्या क्या हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे मिटता नहीं है ये। तो देखो, महाराष्ट्र में दो घाट आपको मिलेंगे, दर्रे देखने को मिलेंगे। एक है ऊपर में थाल घाट, और नीचे में है भोर घाट। ठीक है, भोर हम लोग बोलते हैं सुबह को, और सुबह सुबह थाली, थाली को कहाँ रखते हो? ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, जब भी हम खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, तो थाली को नीचे नहीं रखते, थाली को खुद से ऊपर रखते हैं। ठीक, तो थाली ऊपर में, थाल घाट ऊपर, याद रहेगा कि थाल घाट ऊपर में या फिर भोर घाट ऊपर में है। तो थाल घाट ऊपर है, उसके नीचे आता है भोर घाट। ठीक है, भोर में आप उठे और थाली लेकर के बैठ गए ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी, और ये नदी है। अच्छा, मैंने कुछ और मैप्स भी लगा रखे हैं, उन मैप्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। चलो तो चलते हैं। तो महाराष्ट्र की अगर देखो ये मैप है, और महाराष्ट्र की अगर ज्योग्राफी की बात की जाए, ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करें, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन? एक आता है महाराष्ट्र का कोंकण तट। ठीक है, कोंकण कोस्टल प्लेन कहते हैं, या फिर कोंकण सीमा वर्ती प्लेन। ठीक, दूसरा है उसी पर ओवरलैप किया हुआ पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, और वेस्टर्न घाट को अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में इसको कहते हैं सह्याद्री, और कर्नाटका में इसको कहते हैं, तो कर्नाटक में रेफर किया जाता है इसको मल्नाड से, MALNAD। ठीक है, और कहीं कहीं पे इसको सह्याद्री का ही एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, सह्याद्री भी कहते हैं। फिर अगर हम लोग केरला और तमिलनाडु की बात करें तो फिर नीलगिरी कहा जाता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन है ये पूरी तरह से वेस्टर्न घाट ही। तो वेस्टर्न घाट को ही महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और एक जोग्राफिकल फीचर है महाराष्ट्र में, वो है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, दक्कन का पठार जिसको कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे खनिज खनिज की प्राप्ति होती है। डेक्कन ट्रैप का नाम आपने सुना होगा। जब हम प्लेट्यू को अलग से करेंगे ना, तब हम प्लेट्यू का रिवीजन के टाइम पे इसको और अच्छे से करेंगे। अभी बस ऊपर ऊपर मोटा मोटा समझ लो कि महाराष्ट्र को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ज्योग्राफी के द्वारा। कोंकण कोस्टल प्लेन, सह्याद्री शुरू हो जाती है यहाँ से, सॉरी वेस्टर्न घाट शुरू हो जाती है यहाँ से, जिसको महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, और दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्टार्ट होता है। ठीक है, वहीं से उसका विस्तार होता है। और ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट में ही आपको 2 पर्वत देखने को मिलेगा। हरिश्चंद्र पर्वत, ये पश्चिमी घाट का ही है, या फिर सह्याद्री कह लो। चलो सह्याद्री ही कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से ज़्यादा कॉमनली बोला जाता है। तो आपको हरिश्चंद्र पर्वत देखने को मिलेगा वहाँ पे। बालाघाट पर्वत, जो कि महाराष्ट्र से शुरू होकर के कर्नाटक स्टेट तक जाता है। ठीक, बालाघाट पर्वत, यहीं पे समवेयर आपको कलसुबाई देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज कलसुबाई? तो कलसुबाई सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है कलसुबाई, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सह्याद्री में पड़ती है। और सह्याद्री वेस्टर्न घाट का ही एक और नाम है। यहाँ तक आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाना चाहिए। अजंता आपको देखने को मिलेगा, अजंता केव्स जहाँ पे है। ठीक है,
फिर महादेव पर्वत आपको देखने को मिलेगा। हाँ, और सतमाला पर्वत आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। हरिश्चंद्र तो मैंने बता ही दिया, बालाघाट मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर मैप है तो नदियों की बात कर लें तो आपको महाराष्ट्र में पेनगंगा, वर्धा, ये दो नदियां आप ध्यान रखना। और ये दो नदियां किसी नदी की सहायक है। कौन सी नदी? तो ये दो नदियां ना गोदावरी की सहायक नदी है। अच्छा भैया, गोदावरी कहाँ से निकलती है? देख रहे हो आप, ये पश्चिमी घाट से निकलती है किसी पर्वत से। तो गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से, मैं लिख दूं यहाँ पे, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। फिर एक और बड़ी नदी, मेजर नदी महाराष्ट्र की है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। और ये सारी नदियां पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से निकलती हैं, जो कि इन लोगों को मदद करती है पूरब की ओर बहने में। ठीक है, क्योंकि ये बैरिकेड हो गया ना, अब इस तरफ से निकलेगी तो इधर तो रास्ता ही नहीं जाने का, कट हो गया। तो ये नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से कौन नदी पूरब की ओर बहती है, तो आपको पता होगा तो आप टिक कर दोगे। ठीक है, और यही कृष्णा की एक सहायक नदी है भीमा। और तो वैसे भी बहुत सारी सहायक नदियाँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना कि भीमा है। गोदावरी की सहायक नदियाँ में पेनगंगा है और वर्धा है। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो हम लोगों ने नदियों की भी बात कर ली है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा तो गोदावरी की सहायक है। भीमा मैंने बता दिया कि कृष्णा की सहायक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक फूल देख रहे हो, ये फूल जरुल का फूल है। ठीक है, और ये जो जरुल का फूल है वो महाराष्ट्र का स्टेट फ्लावर है। मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ताकि आप समझ सको, फूल को देख करके याद रह जाता है। यह है जरुल का फूल। और ये तो आपको पता ही है, वर्ल्ड फेमस है ये ताज होटल है। और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। देख रहे हो, गेटवे ऑफ इंडिया के ही बगल में ताज होटल है। घूमने जाओगे एक ही बार में सारा दोनों देख लोगे। मैं तो कभी गया नहीं महाराष्ट्र, छोड़ो, आगे देखते हैं। हाँ, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना होती है। अब स्टैटिक हम लोग देख लेते हैं, मैप तो हम लोगों ने कर लिया है, स्टैटिक देखते हैं। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना होती है। भाषा यहाँ मराठी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है और कोंकणी बोली जाती है। जो एरिया कर्नाटका से इन्फ्लुएंस्ड है वहाँ कोंकणी भी बोली जाती होगी। गोवा से थोड़ा सा बहुत टच है, वहाँ पे कोंकणी भी बोली जाती हो। सीमावर्ती इलाकों में ना भाषा का संक्रमण देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कर्नाटक वाला एरिया और महाराष्ट्र और कर्नाटक का मिक्सचर है, कुछ लोग मिक्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कल्चर का मिश्रण है। ठीक है, ना तो ये पूरी तरह से कर्नाटकी है, ना ये पूरी तरह से मराठी है। तो वो मिक्स कल्चर वहाँ देखने को मिलेगा। जो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा उसका लगभग सेम कल्चर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। वो सीमावर्ती इलाकों में वैसा हो जाता है। आगे देखते हैं। एक ध्यान रखना कि महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई मैंने बताई है। महाराष्ट्र का एक जो शीतकालीन कैपिटल है वो नागपुर भी है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है 36। लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है। अब तक हमने जितना स्टेट को कवर किया है 5, उनमें से किसी में भी द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हमारा ये जो महाराष्ट्र है ना, वहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और उस विधान परिषद की सीटें कितनी हैं महाराष्ट्र में? 78 सीटें हैं। ठीक है, प्रमंडल की बात करें तो महाराष्ट्र में 6 प्रमंडल हैं। और एरिया में महाराष्ट्र की रैंक तीसरी है। सबसे नंबर 1 पर राजस्थान, सेकेंड नंबर पर एमपी और थर्ड पर महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। और जनसंख्या में इसकी रैंक कितनी है? सेकेंड नंबर पर है, आफ्टर यूपी, फिर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर बिहार है। याद रखना इतना, ये 3 रैंक तो याद ही रखना आप लोग। साक्षरता 82.34% है। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। इसकी सीमा 6 राज्यों से लगती है, देख लो। गुजरात 1, एमपी 2, छत्तीसगढ़ 3, तेलंगाना 4, कर्नाटका 5 और गोवा
छः राज्यों से महाराष्ट्र की सीमा लग रही है। हाई कोर्ट कहाँ है? बम्बई में है। बम्बई हाई कोर्ट 1862 में बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना हुई। साथ के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट भी बना था और मद्रास हाई कोर्ट भी बना था। इसी के साथ ये 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। कब? 1862 ईस्वी में। सबसे बड़ा जिला की बात करें तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है अहमदनगर जिला। ठीक है। अच्छा, राजकीय प्रतीकों की बात करें, प्रतीक तो राजकीय पशु है गिलहरी, राजकीय पक्षी है हरा कबूतर। थोड़ा सा तोता जैसा लगेगा वो देखने में, मतलब कुछ अजीब सा, मैंने नहीं देखा कभी। मैंने यहीं पे इसका, जब मैं राजकीय प्रतीक पढ़ रहा था तभी मैंने हरा कबूतर के बारे में पढ़ा और फिर देखा। देख लेना कभी आप फोटो जा करके। ठीक है। पुष्प जारुल मैंने तो दिखाई दिया है, पिंक कलर का, पर्पल कलर का पुष्प है। और वृक्ष आम का पेड़, मैंने इसीलिए सिर्फ जारुल का ही पेड़ दिखाया, फूल दिखाया, क्योंकि यही है कि मुझे यूनिक लगा तो दिखाना बनता था। बाकी आम का पेड़ कौन नहीं जानता, किसने नहीं देखा है। शहरों के उपनाम की बात कर ले तो मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, सब जानते हैं। फिल्म सिटी मुंबई में है भारत का। ठीक है। बॉलीवुड मुंबई। नासिक, भारत की शराब राजधानी नासिक को कहा जाता है। नासिक का ढोल बहुत फेमस है। ठीक है। नासिक के ढोल पे तक दिना दिन नाचेंगे। हाँ, भारत का कैलिफोर्निया कहा जाता है नासिक को। नागपुर, नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। ऑरेंज कलर नहीं, ऑरेंज संतरा वाला, संतरा नगरी। भारत की बाघ राजधानी नागपुर को कहा जाता है। आज थोड़ा स्थिर से बोल रहा हूँ क्योंकि कंटेंट थोड़ा कम है, तो धीरे धीरे चलो कर लेंगे। पुणे, पुणे को डेक्कन की राजधानी डेक्कन की रानी कहा जाता है। दक्कन की रानी पुणे को कहा जाता है। और देखते हैं शहर, वैसे शहर जो कुछ नदियों के किनारे बसे हुए, ये भी सवाल बन जाता है एग्जामिनेशन में, तो वो देख लेते हैं। पुणे मूला या फिर मूधा नदी के किनारे बसा हुआ है। पुणे मूला या फिर मूधा नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नांदेड़, नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नांदेड़ पता है क्यों फेमस है? नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई थी, ये मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है। कोल्हापुर पंचगंगा नदी के किनारे है। कोल्हापुर की चप्पल बहुत फेमस है। गोलेगांव गोदावरी नदी के किनारे है। नागपुर नाग नदी के किनारे है। इतना आप ध्यान रखना। अनुसंधान केंद्रों की बात करें महाराष्ट्र में तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान या फिर इसको बार्क कहते हैं। ठीक है। बार्क की स्थापना, सॉरी, बार्क का जो मुख्यालय है वो ट्राम्बे मुंबई में है। और नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खड़गवासला मुंबई में, महाराष्ट्र में, सॉरी। फेमस पेंटिंग वहाँ की है वर्ली पेंटिंग, वो कढ़ाई जैसी पेंटिंग की जाती है। ठीक है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। महत्वपूर्ण किलों की बात करें तो रायगढ़ का किला, पन्हाला किला, सिंहगढ़ का किला पुणे में, शिवनेरी दुर्ग, शिवनेरी दुर्ग बहुत फेमस है। रायगढ़ का किला ये बहुत फेमस है। ध्यान रखना, रायगढ़ का किला ये छत्तीसगढ़ में नहीं, ये रायगढ़ का किला महाराष्ट्र वाला रायगढ़ का किला है। हरिहर फोर्ट नासिक में है। हरिहर और बुक्का का नाम आपने सुना था ना, तो हरिहर और बुक्का, हरिहर सोच करके, विजयनगर सोच करके कर्नाटक मत लगा देना। हरिहर फोर्ट नासिक में है। और ये ऐसा फोर्ट है जहाँ तक जाने के लिए आपको अप्रॉक्स, देखो ये 90 डिग्री है ना, अप्रॉक्स 80 डिग्री का एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। 80 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। इससे बहुत खड़ी ढलान है उसकी, बहुत स्टीप वो ढलान है उसकी। कभी देखना आप उसको जा कर के वीडियो में, बहुत थोड़ा डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। ठीक है। फिर भी लोग जाते हैं वहाँ पे, रोमांचक है। हरिहर फोर्ट नासिक में है। ठीक है। पुरंदर किला पुणे में है। सिंधुदुर्ग किला महाराष्ट्र में है। कोरीगढ़ का किला, जंजीरा किला, ये सब आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नदियों की बात करें तो कृष्णा नदी, आपने लोकेशन में देख लिया कि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। तापी नदी हल्का सा महाराष्ट्र को टच करके फिर गुजरात में जा करके वो गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। हम लोगों ने गुजरात वाले वीडियो में कर लिया था। वेनगंगा, वर्धा, कोयना। ठीक है। कोयना नदी पे कोयना डैम भी बना हुआ है। ठीक है। अंबा नदी, भीमा नदी कृष्णा की सहायक, गिरना, प्राणहिता, पेंच टाइगर रिजर्व भी है, पेंच नदी भी है। ठीक है। पूर्णा,
गोदावरी, ये सारी नदियाँ महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, कृष्णा, भीमा, गोदावरी, कोयना, प्राणहिता, गिरना। ठीक है, ये सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, और कृष्णा, गोदावरी, इन दोनों का तो आप ओरिजिन भी याद रखना। कृष्णा का ओरिजिन कहाँ पे है, महाबलेश्वर, और गोदावरी की का ओरिजिन कहाँ पे है, त्र्यंबकेश्वर। झीलों की बात करें तो गोरेवाड़ा झील आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, खिंडसी लेक महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, मस्तानी झील नागपुर में है, मस्तानी बाजीराव मस्तानी आपने फिल्म देखी होगी, उसी की मस्तानी। शनिवार वाला फेमस एरिया है महाराष्ट्र में, आपको देखने को मिलेगा, वही मस्तानी झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील बुल्ढाना। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ कि एक उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पर महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, वहीं पे गिरा और वो टूटा, और फिर उसकी वजह से जो गड्ढा बना वो लेक का रूप ले लिया। ठीक है, वही है लोनार झील। क्रेटर लेक भी कहते हैं भारत का। मेहरून लेक जलगांव महाराष्ट्र में है। पवई लेक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, पवई लेक किस राज्य में है, टिक लगाओगे, महाराष्ट्र में। तुलसी झील मुंबई में है। शिव सागर झील सतारा में है। सतारा के बारे में एक बात बताऊं कि 1848 में ना, जब डलहौजी ने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की, तो सबसे पहले किसको अपने कब्जे में लिया, सतारा को ही अपने कब्जे में लिया। हाँ, सतारा को ही अपने कब्जे में लिया। तो राज्य हड़प नीति के तहत 1848 में सलीम अली झील औरंगाबाद में देखने को मिलेगा। वेन्ना झील महाराष्ट्र में है। उपवन झील आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, भारत में पहली बार जब ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 को, कब, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी था, उसी नाम से चलाई गई थी। तो किस राज्य में चली थी, महाराष्ट्र में ही चली थी। किसके शासनकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, डलहौजी उस समय पे भारत का ये था, गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल था। कुछ झरनों की बात करें तो थोसघार वाटरफॉल सतारा में है। लिंगमाला वाटरफॉल महाबलेश्वर में है। अंबोली सिंधुदुर्ग किले में है। नागरतास वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। चिंचोत वाटरफॉल, भिवपुरी वाटरफॉल, दाबोसा वाटरफॉल, जिसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, जैसे लिंगमाला वाटरफॉल, अंबोली वाटरफॉल, दाबोसा वाटरफॉल, ये इंपॉर्टेंट है। शार्पे नेपेन वाटरफॉल, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। बांध की बात करें, डैम्स, तो देखो कोयना बांध कोयना नदी पर, इस बार शायद दरोगा के एग्जामिनेशन में भी ये पूछा हुआ था, शायद क्या ऑब्वियसली पूछा हुआ था मेंस में, प्री में नहीं मेंस में, कि कोयना बांध किस नदी पे, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है कोयना बांध। ठीक है, सतारा जिले में। जयकवाड़ी बांध औरंगाबाद जिले में है, गोदावरी नदी पे। वैतरणा बांध वैतरणा नदी पे, ये वैतरणी नदी नहीं है, ये वैतरणा नदी है। वैतरणा नासिक में बहती है। ठीक है, वैतरणा बांध वैतरणा नदी पे ही है। पावना बांध पावना नदी पर। मुलशी बांध मुलशी नदी पर। खड़कवासला बांध मुथा नदी पर। उज्जैनी बांध भीमा नदी पर। ध्यान दो, उज्जैनी बांध एमपी में नहीं है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, इवन मुझे भी कंफ्यूज करती हैं, और फिर हम लोग जानते हुए अच्छे तरीके से पढ़े हुए चीज़ों को गलत करके आ जाते हैं, और हमें बाहर होना पड़ता है अपने रिजल्ट लिस्ट से। और यही चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। उज्जैनी बांध, लगेगा कि ये तो एमपी में है, उज्जैन एमपी में है चूँकि महाकाल नगरी उज्जैन, लेकिन ये उज्जैनी बांध एमपी में नहीं है। उज्जैनी बांध भीमा नदी पर बना हुआ है, और वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की बात करें तो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ये महाराष्ट्र में है, इसको मिला हुआ है यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा। अजंता को मिला हुआ है 1983 में। ठीक है, एलोरा को भी 1983 में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। एलिफेंटा को 1987 में शामिल किया गया, एलिफेंटा की गुफाएं। विक्टोरियन आर्ट डेको एसेंबल ऑफ मुंबई, इसको शामिल किया हुआ है। अजंता को किसने बनवाया था, गुप्त शासकों ने बनवाया था, ये आप ध्यान रखना। इतनी चीज़ें आगे देखते हैं। कुछ रामसर स्थल
तो नंदूर मदमहेश्वर महाराष्ट्र में है, ये रामसर स्थल है। रामसर स्थल क्या होता है, वैसा एरिया जो हल्का दलदली हो, ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा लेक वाला एरिया, बहुत ज़्यादा ना तो पानी वहाँ पे हो, ना ही बहुत सूखी ज़मीन हो, ठीक है, तो उसको वेस्ट लैंड भी कहते हैं। वहाँ पे अपना घर बना सकते हो बहुत अच्छे से, और उसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उन एरियाज़ में माइग्रेंट पक्षी आते हैं, साइबेरिया से उड़ करके पक्षी आते हैं और अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद वे जाते हैं, तो ये बहुत बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा एरिया वो बन जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से उन स्थलों की रक्षा करने के लिए रामसर कन्वेंशन किया गया ईरान के रामसर शहर में, और तब से लेकर के 1975 से लेकर के झीलों को, इन एरियाज़ को, इन वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है, ताकि उन माइग्रेंट पक्षियों का हम लोग प्रिजर्व कर सके, ताकि उन एरियाज़ में रहने वाले नेटिव बर्ड्स का या फिर जलीय जीवों का हम लोग रक्षण कर सके, इसलिए, ठीक। लोनार झील बुल्ढाना, मैंने बताया क्रेटर झील है, उसको भी दिया हुआ है रामसर स्थल का दर्जा, महाराष्ट्र में है। सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई सह्याद्री में है, और सह्याद्री कौन क्या है, तो पश्चिमी घाट को ही महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपने देखा महादेव पर्वत, यहाँ पे अजंता हम लोगों ने फिगर में देख लिया है, सतमाल पर्वत आपको देखने को मिलेगा, यही है पश्चिमी घाट, ये है बालाघाट, ये है हरिश्चंद्र पर्वत। आगे बढ़ते हैं, नेशनल पार्क्स की बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है, चांदोली नेशनल पार्क सांगली महाराष्ट्र में है, 2007 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। गूगामल नेशनल पार्क अमरावती में है, ठीक है, देख रहे हो अमरावती, ये महाराष्ट्र का अमरावती है ना, ये आंध्र प्रदेश का अमरावती नहीं है, ये महाराष्ट्र का अमरावती है जिसमें गूगामल नेशनल पार्क है। पता है एक बार बीपीएससी में ना क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस देश में हैदराबाद है, ठीक है, और ऑप्शंस में थे इंडिया, पाकिस्तान और एक श्रीलंका, और इनमें से कोई नहीं, और एक था इनमें से एक से अधिक। पता है मैंने भी इंडिया ही मारा ऑप्शन में, लेकिन वो गलत था। क्यों? क्योंकि हैदराबाद नाम का एक शहर पाकिस्तान में भी है, और उसका आंसर होता इनमें से एक से अधिक। समझ रहे हो? तो आपका क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, आपको यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ब्राउनी पॉइंट्स दिलवाती है। मेरा तो गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद दो देशों में है। तो वैसे ही ये अमरावती महाराष्ट्र वाला अमरावती है, ध्यान देना कि महाराष्ट्र में भी अमरावती है। नवेगांव नेशनल पार्क गोंदिया जिला में है। तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क चंद्रपुर में है। पक्षी अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो मयानी पक्षी अभयारण्य, करनाला पक्षी अभयारण्य, भिगवान बर्ड सेंचुरी, ये सब आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। टाइगर रिजर्व्स भी हैं, तो हाँ हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधेरी टडोबा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा देखने को महाराष्ट्र में, और सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिखलदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कोयना डैम भी है, कोयना नदी भी है, तो अपने आप में जाहिर सी बात है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो। मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ज्ञान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करंजा साहेब ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। स्टेडियम्स की बात करें तो डीवाई पाटिल स्टेडियम, विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में, इसको डीवाई पाटिल को 2008 में बनाया गया था, और विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम को 1929 में, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम 1974 में, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोगों ने स्टेडियम कर लिया। एयरपोर्ट्स की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट नांदेड़ में है, छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट औरंगाबाद में है, और देखते हैं बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में, राजा राम महाराज एयरपोर्ट ये डोमेस्टिक है। पावर प्लांट्स की बात करें तो तारापुर परमाणु बिजली घर आपको देखने को मिलेगा, कोयना परमाणु बिजली घर, भीमा टेलेस, वैतरना बिजली घर, हिरोदा बिजली घर, भूसावल बिजली घर, पराली बिजली घर, चंद्रपुर बिजली घर,
ये सारे पावर प्लांट्स महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। तारापुर परमाणु बिजली घर जो है, तारापुर परमाणु प्लांट जो है वो भारत का पहला परमाणु प्लांट था। कब बना उसको कब बनाया गया? 1972 में। और किस देश के सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सहयोग से इसका निर्माण किया गया। मंदिर की बात करें महाराष्ट्र में तो सिद्धि विनायक मंदिर है। कोई भी नेता मतलब किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने के पहले वो सिद्धि विनायक से आशीर्वाद जरूर लेते हैं। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है नासिक में। भीमाशंकर मंदिर है, इसको मोटेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। भीमाशंकर मंदिर को पुणे में है। साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा बहुत महत्वपूर्ण, बहुत फेमस। ठीक है, मैं इसको बंद कर लूँ। हाँ, मोटेश्वर महादेव मंदिर, भीमाशंकर महादेव मंदिर का ही नाम है मोटेश्वर महादेव मंदिर, आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। शिरडी के साईं बाबा बहुत फेमस है महाराष्ट्र के। ठीक है। जनजातियों की बात करें तो भील जनजाति महत्वपूर्ण है। गोंडमडिया, कोली, कटकरी, वारली पेंटिंग भी है ना, और वारली पेंटिंग बनाती है वारली जनजाति ही बनाती है। उरांव फेमस है यहाँ, और हल्बा जनजाति आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। लोक नृत्य की बात करें तो लावणी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत फेमस। धनगढ़ी गाजा, पोवाड़ी, तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कोली डांस महाराष्ट्र का है। डिंडी डांस, पावरी डांस और लेजिम डांस तो मेरे स्कूल में भी लड़कियां करती थी। वो ऐसे कैसे किया जाता है, वो लकड़ी और लोहे का कुछ ऐसा बजाने वाला रहता है और एक्सरसाइज की तरह 1 2 1 2 करके वो होता है लेजिम। त्योहार की बात करें तो शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव मनाया जाता है वहाँ पे। ये दो तो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करवाया था। शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव, ये तो वही बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करवाया था। फिर ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, खासदार महोत्सव मनाया जाता है, उल्लू महोत्सव भी मनाया जाता है वहाँ पे, गोकुल अष्टमी, नारली पूर्णिमा। ठीक है। दही हांडी भी मनाया जाता है महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, जीआई टैग्स की बात करते हैं तो कोल्हापुरी चप्पल थोड़ा सा बहुत वो राजशाही डिज़ाइन का वो रहता है, कोल्हापुर की चप्पल। ठीक है। नासिक के अंगूर को मिला हुआ है जीआई टैग। नागपुर का संतरा फेमस है। शोलापुर का तौलिया, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। वारली पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। जलगांव का केला, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। आप बताओ, एक क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट करके बताओ, और ज़रूर बताना कि भारत में पहली बार जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला था, और जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है। मतलब अगर एक प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन वाला टैग, तो वो कितने समय तक रहेगा वो बताना। बंदरगाह की बात करें तो मुंबई बंदरगाह वहाँ है। न्हावा शेवा बंदरगाह फेमस है। दो ही बंदरगाह बड़े बड़े बंदरगाह, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे बंदरगाह और भी हैं महाराष्ट्र में, लेकिन ये दो बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह और न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। हम लोग वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हैं, और ये लास्ट का पॉइंट है। अन्य तथ्यों की बात करें तो नागपुर कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है, नागपुर में आपको देखने को मिलेगा। वर्धा में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1920 में। और 1920 में ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। 1922 में इनको वापस लेना पड़ गया था चोरी चोरा की वजह से। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था वर्धा में सेवाग्राम आश्रम। नांदेड़, मैंने बताया कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी गुल खां के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, और इनका जन्म हुआ था 1666 में बिहार के पटना में, जहाँ पे पटना साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई थी। 1707 में औरंगजेब भी मर गया था। लातूर भूकंप क्षेत्र है, महाराष्ट्र का भूकंप क्षेत्र लातूर। भूसावल में केला उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जलगांव का भी केला बहुत फेमस है। दौलताबाद 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी बनी थी। ठीक है।
दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी। दिल्ली से दौलताबाद इसने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT। नासिक, सफ़ेद प्याज के लिए फेमस है नासिक। ठीक है, तो ये थी महाराष्ट्र के बारे में जानकारी। आई होप वीडियो तो आधे घंटे की बन गई है, मैंने बहुत आराम से बताने की कोशिश की है आपको। ठीक है, ताकि एक बार में आपके दिमाग में छप जाए। और अगर ना भी याद हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, PDF को पढ़ लेना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, अटेंड कर लिया है, तो आप धन्यवाद के पात्र हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ही धन्यवाद के पात्र हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टडिंग। और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। गुड नाइट।